नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता भी इसमें नजर आ रही है। और एमपी में खंडवा लोकसभा सीट और रेगांव, जोबाट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बात करें खंडवा की तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में टिकट तय होने से पहले लंबी खींचतान चल रही है और साथ ही दोनों दल राजनीतिक रूप से अपनी रणनीति बनाने और जनता के बीच जाने से पहले मुद्दों पर मंथन करने में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव खंडवा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी के नेता सक्रिय हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार मंथन कर मुद्दों पर फोकस कर रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस को उपचुनाव से कुछ ही दिन पहले बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस नेता सुलोचना रावत ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है और साथ ही साथ सीएम शिवराज ने ही उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। जी अपना घर देखते नहीं हो भाई। अब आप बिकाऊ की बात करते हो। वल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था ये तो बता दो भाई। शर्म नहीं आती है कहते हुए? लोगों का सम्मान करना जानते नहीं। और दिल्ली से लेके भोपाल तक यही हाल है कांग्रेस का। राज बाबा उड़ाने में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कमाल कर दिया और हमें दोष दे रहा। छत्तीसगढ़ वाले गदर मचा रहे हैं दिल्ली में जा जाके 2.5 साल। जैसे कभी सड़कें थी अलीराजपुर में, कभी बिजली थी, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल खोले, आश्रम शाला छात्रावास खोली। नर्मदा जी का पानी भी आदिवासियों के खेत में लेके आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। तो उपलब्धि तो बता दे कांग्रेस। जिला बनाया अलीराजपुर को, इनने पूरे आदिवासी भाई बहनों में भ्रम फैलाने की कोशिश। तो बीजेपी कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर के लगातार कोशिशें हो रही हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के दोनों दलों ने अपने अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ लगातार मंथन किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम का ऐलान हो सके, ताकि ये साफ हो कि चुनावी मैदान में किस राजनीतिक दल की तरफ से कौन सा योद्धा मैदान में उतरने जा रहा है। वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी से एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर पर दाव लगाया है। वहीं जोबाट सीट के लिए विक्रांत भूरिया प्रबल दावेदार हैं। विक्रांत भूरिया कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे और जिससे ये कयास तेज हो गए हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसीलिए दल बदल करवा रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कहा है कांग्रेस ने। भारतीय जनता पार्टी में उपचुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, दिवालियेपन की स्थिति है। इसलिए जोबट में सुलोचना रावत को कांग्रेस से लाकर टिकट देने की तैयारी है। पृथ्वीपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व उम्मीदवार शिशुपाल यादव को भाजपा में शामिल किया गया है, उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। खंडवा और रेगांव में दिवंगत नेता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जिस तरीके से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हैं। हर राजनीतिक दल की तरफ से कोशिश है कि चुनावी मैदान के अंदर अपने राजनीतिक दल की तरफ से दिग्गज को उतारा जा सके, जो कि जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर साबित हो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस रेस में है, लेकिन कांग्रेस एक कदम आगे निकल चुकी है। पृथ्वीपुर सीट से उन्होंने अपने जो उम्मीदवार है उसका नाम का ऐलान कर दिया है। अभी तक हलचल क्या है और नजर क्या बनी हुई? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव होने हैं और दोनों ही राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में इस समय रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है और जो बैठकों का दौर है वो दिन भर जारी है।
सबसे पहले हम प्रदेश बीजेपी कार्यालय की अगर बात की जाए तो आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा इस बैठक में शामिल थे और चुनाव कैसे जीता जाए इसको लेकर जो है रणनीति बनाई गई थी। इसके साथ ही प्रत्याशी के चयन को लेकर भी जो है चर्चा हुई है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो सर्वे के आधार पर कांग्रेस टिकट देने की बात कर रही है और इसी के साथ आज जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास में भी कमलनाथ ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधु व NP प्रजापति शामिल थे। जो नाम सर्वे में सामने आए हैं उन नामों पर जो है विचार विमर्श आज की बैठक में किया गया है और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एक विधानसभा सीट जो कि पृथ्वीपुर है, वहां से पूर्व दिवंगत नेता पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र को टिकट दी गई है, नितेंद्र सिंह राठौर। हालांकि लोकसभा की अगर बात की जाए तो प्रबल दावेदार अरुण यादव माने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है अरुण यादव का नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है नाराजगी जाहिर की है और अपनी नाराजगी आज उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जाहिर की। इसके साथ ही निर्दलीय विधायक 2018 में सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। वो कांग्रेस से अपनी पत्नी जयश्री के लिए टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने कल कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। पूर्व मंत्री यहाँ पे सुलोचना रावत को जो है उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई और इसके साथ ही उनके बेटे को भी। जो बात सामने आ रही है कि सुलोचना रावत के बेटे को जोवट से टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही रेगांव की अगर बात की जाए तो रेगांव बीजेपी की पारंपरिक सीट है, बीजेपी की सीट है, इसलिए बीजेपी को रेगांव के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जोवट की बात की जाए तो यहाँ पे कांतिलाल भूरिया का दबदबा है, आदिवासी वोट बैंक सबसे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बीजेपी का फोकस है, क्योंकि 2018 में आदिवासी वोट बैंक की एक यहाँ पे कह सकते हैं आदिवासी ने एक झटका बीजेपी को दिया था और 45 सीट में से 29 सीटों में कांग्रेस को जीत मिली थी और तकरीबन 16 से 17 सीटों पे बीजेपी को जीत मिली थी। तो यहाँ पे आदिवासी वोट बैंक है जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटकता हुआ नजर आया है और 2023 में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए अब जो है यहाँ पे दोबारा से आदिवासियों को साधने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है और एक बड़ा आदिवासी चेहरा जो है बीजेपी ने कल कांग्रेस से तोड़ा है और बीजेपी से जो है जोवट में टिकट दिया जाएगा। लेकिन खंडवा में अभी जो है प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टी लगातार चर्चा कर रहे हैं, मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुलभूषण अगर देखा जाए पृथ्वीपुर सीट को अगर छोड़ दें, क्योंकि वहां पर तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया निपेंद्र सिंह, लेकिन बाकी अगर सीटों पर बात करें तो दोनों राजनीतिक दल वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। पहले आप ये सब कुछ चल रहा है और हर एक राजनीतिक दल चाहता है कि पहले सामने वाले के पत्ते खुल जाएं, उसके बाद अपनी चाल और अपनी जो तुरुप का इक्का है फिर उसके बाद चला जाए। तो वेट एंड वॉच की स्थिति अभी तक बाकी सीटों पर अभी भी बनी हुई है। 2023 के पहले ये कह सकते हैं कि दोनों ही राजनीतिक पार्टी के लिए ये सेमीफाइनल का मैच है और दोनों ही पार्टी जो है फूक फूक के कदम रखती हुई नजर आ रही है। हालांकि पृथ्वीपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नितेंद्र सिंह राठौर प्रबल दावेदार थे, सर्वे में भी उनका पहले नंबर पे नाम था, तो इसलिए जो है कांग्रेस ने तत्काल ही पृथ्वीपुर के लिए घोषणा कर दी और प्रॉपर एक जो समय कहते हैं समय अवधि नितिन सिंह राठौर को प्रचार प्रसार का मिल गया। लेकिन बाकी जो 2 सीट है जैसे रेगांव है, ये बीजेपी की सीट है, इसलिए कांग्रेस थोड़ा सा विचार कर रही है कि हम पहले बीजेपी का प्रत्याशी देखें। जोवट में एक बड़ा झटका यहाँ पे बीजेपी ने कांग्रेस को दिया है। हालांकि लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा के लिए पेच यहाँ पे फंसा हुआ है। दोनों ही जो पार्टी हैं वो विचार विमर्श कर रही है कि पूर्व दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को टिकट दिया जाए या पूर्व मंत्री अर्चना चिटनेस। ठीक है, मैं कुलभूषण वापस लौटूंगा और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से आपसे समझना चाह रहा हूं, उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और उसके बाद से सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कोशिश है कि बेहतर तरीके से उम्मीदवारों को उतारा जा सके, जिताऊ उम्मीदवार हो। क्या इस बार के उपचुनाव के अंदर एजेंडा होगा भारतीय जनता पार्टी का? विश्वास सारंग जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता
लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आप ये लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल के बीच में बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी हैं, और इसमें हर राजनीतिक दल की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां भी हैं, रणनीति अलग तौर पर तैयार की जा रही है। और ऐसे में हमारी कोशिश रही थी कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो हैं, हम उनको अपने कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस दौरान ये कोशिश है, ये ऐसा काम है कि जिससे कि जो जनता है उनको अपने साथ जोड़ करके रखा जा सके। तो बीजेपी कांग्रेस में मंथन का दौर लगातार जारी है और इसी को लेकर के लगातार बैठकें भी चल रही हैं, इसलिए दौरे भी हो रहे हैं। हालांकि इसमें इस बीच जोबट विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सुलोचना रावत शामिल होती हैं, और जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि उनके जो बेटे हैं वो भी इस दौरान जो है उनको जोबट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये कई चीजें हैं जिसको लेकर के फिलहाल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और सभी को उम्मीदें भी हैं कि ये जो उपचुनाव हैं विधानसभा के, ये बेहद दिलचस्प होंगे। कड़ा मुकाबला है, क्योंकि इसमें माना जाता है किसी भी राज्य के अंदर अगर उपचुनाव होता है तो वहां की जो मौजूदा वक्त की सरकार होती है उसको एक एज होता है, एक फायदा होता है, और ये हमेशा से आकलन किया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये चुनाव बहुत हद तक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इन उपचुनावों के अंदर जीत हासिल करके वो ये बता सके कि जो जनता के बीच, जनता और सरकार के बीच में जो गैप है वो बन चुका है, और उस वैक्यूम को भरने के लिए कांग्रेस पार्टी है। तो ये इसीलिए बहुत हद तक जरूरी है, और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर है, और इसको ये माना जाएगा कि ये लोगों की जो जहन में जो चीजें हैं वो किस दिशा में चल रही हैं, क्योंकि ये जो समय रहा है इससे पहले तक का, वो कोरोना संक्रमण का दौर रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत तक जो चीजें थी वो पटरी से उतर चुकी थी, लेकिन इन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए सरकार के द्वारा जो काम किए गए, कितना लोगों के जहन में वो काम बन पाया है। कांग्रेस पार्टी से नेता रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जरा सबसे पहले, क्योंकि ये जो कैंडिडेट चुनने की जो प्रक्रिया है ये बड़ी मुश्किल होती है, ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर होती है। आप इंतजार किस बात का किया जा रहा है? पृथ्वीपुर सीट से आपने तो अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, लेकिन बाकी सीटों पर अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का पालन करके कल कमलनाथ जी जो है पैनल लेके दिल्ली गए हैं। वहां पे चुनाव समिति की बैठक चल रही है, कई राज्यों में होना है, तो सभी राज्यों के धीरे धीरे जो नाम फाइनल होते जाएंगे वो आपके सामने घोषित होते जाएंगे। मैं समझता हूँ आज रात को या कल तक पूरे नाम हो जाएंगे। तो अभी आप जिस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोशिश है, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के उपचुनाव के अंदर क्या रहने जा रहा है, जिस मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि हम जो है इस मुद्दे को प्रबलता के साथ, प्रमुखता के साथ जनता के बीच में रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का और कानून व्यवस्था का। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से मध्य प्रदेश की हालत जर्जर हो चुकी है, आर्थिक सारा साम्राज्य जो है वो चरमरा गया है, पूरी तरह से मध्य प्रदेश शासन गले गले तक कर्जे में डूबी हुई है। जनता का मैं समझता हूं कि रक्त पी रहे हैं एक तरह से। 100 रुपया डीजल हो गया है, 110 रुपया, 115 रुपया पेट्रोल हो गया है, और खाने पीने की चीजें जो है वो आसमान पर पहुंच चुकी हैं। बेरोजगारी चरम पर है। युवा जो है सड़कों पर जब अपने अधिकार मांगने के लिए आता है तो उसको लाठी दी जाती है। जब चयनित शिक्षिकाएं अपनी मांग को लेकर शिवराज जी को पुरानी याद दिलाने के लिए राखी लेके आती हैं तो उनको घसीटा जाता है, निर्ममता से उन पर प्रहार किए जाते हैं। आप महंगाई के मुद्दे के, ठीक है, आप महंगाई के मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन सर इस उपचुनाव से पहले ही ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। सुलोचना रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती हैं, बड़ा डेंट पड़ा है कांग्रेस पार्टी को, बड़ा नुकसान हुआ है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। कल तक वो कांग्रेस पार्टी में टिकट मांगती घूम रही थी। अब सबर अगर नहीं है और लोगों को ऐसा लगता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो बीजेपी मिलेगी, बीजेपी के पास तो ना नेता है, ना नीति है। उनको तो बाहर से आके कोई भी आदमी आएगा उसको टिकट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग
जोबट में सालों से जूते चप्पल उठा रहे थे, अपने काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का अपना खून बहा के, पसीना बहा के काम कर रहे थे, आज उनके ऊपर सुलोचना रावत को बिठा दो। ये भारतीय जनता पार्टी का काम बन गया है। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते करते से मैं जान लूंगा सर, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। मैंने आपको कहा हमारे लिए कोई क्षति नहीं है। हमारे पास, कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को टिकट देते हैं। सुलोचना रावत को भी टिकट हमने कई बार दिया ना, उनको कई बार विधायक हमने ही बनाया ना। सुलोचना रावत को आज आपने तो टिकट दिया, विधायक तो वो अपने दम पर बनी है ना, जनता ने उनको पसंद किया इसलिए उनको चुन करके भेजा। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर, आप हमारे साथ कुछ समय के लिए और बनी रहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से आपसे ये रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि सुलोचना रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती हैं, रवि सक्सेना कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं है, सुलोचना रावत के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब ठीक है, उनके पास मतलब मेरे को लाचारी और बेचारगी समझ में भी आती है, वो इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। अब बिछड़े सभी बारी बारी एक बार में करके पलायन का जो एक सिलसिला चल पड़ा है कांग्रेस में, तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, उनके चिंतन का विषय है कि किस तरह से आपके बड़े से बड़े कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता आपको छोड़ छोड़ के जा रहा है। तो ये वो डूबता जहाज है जिस जहाज में सब आप थाम के रख लीजिए, बस कितनी देर तक थाम के रख पाएंगे, ये है आपकी बात। लेकिन मुश्किल ये बात है कि साहब अब सब लोग दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उन सबके आंखों से एक जो कहना चाहिए था कि रंगीन चश्मा था वो उतर चुका है। उनको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस किस दिशाहीन तरह की एक पार्टी है जिसके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है और कोई मतलब कोई उसका लेवादार भी नहीं है। तो क्या करेंगे लोग, क्या इसीलिए उनको अब जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीति में विश्वास होता है। दिव्या गुप्ता जी, रवि सक्सेना का तो ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए दूसरे राजनीतिक दलों से तोड़ करके नेताओं को लाया जा रहा है। तो इनके उतारने चाहिए कि आज इनके जो इतने सालों से उन्होंने मेहनत करके पार्टी में अपना कद बढ़ाया था, आज कांग्रेस पार्टी से लोग आके इनके टिकट छीन रहे, अपने टिकट ले रहे, मंत्री बन रहे, विधायक बन रहे, और ये लोग जो है मुंह ताकते रह जा रहे हैं। ठीक है रवि सक्सेना जी, जरा जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूँ। दिव्या गुप्ता जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई चेहरा नहीं, इसलिए दूसरे राजनीतिक दलों से तोड़ करके नेताओं को लाया जा रहा है और उनको फिर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? सर, बात ये नहीं है कि हमारे पास कार्यकर्ता है, हम तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा तो कार्यकर्ता ही कैडर बेस्ड पार्टी वाला हमारा तो पार्टी है। लेकिन समस्या ये कि जब असंतुष्ट कोई इस लेवल तक हो जाए, इस हद तक हो जाए कि ना उसकी बात की सुनवाई हो रही हो, ना उसको सम्मान मिल रहा हो। आज के सम्मान के बिना कोई भी किसी पार्टी पे क्यों रहेगा, आप मुझे बताइए। उन्होंने जमीनी कार्यकर्ता है सुलोचना जी, वर्षों तक वहां पे काम करा है, कद्दावर नेता रही हैं और वहां पे उनकी जमीनी पकड़ है। उस सब के बावजूद यदि आप उनको दरकिनार करने जा रहे हैं, उनको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, उनको यथा योग्य उनका नहीं मिल रहा है, तो किसी भी पार्टी का, किसी भी कैंडिडेट का दम घुटेगा वहां पर। तो ये आप किस बात की, यही तो पार्टी के, आपकी जो पार्टी के कार्यकर्ता एक लंबे समय से जो काम करते रहे, जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर आकर के जनता को पार्टी के साथ जोड़ते रहे, उनको दरकिनार करके एक पैराशूट कैंडिडेट आता है और उसको आप चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्या ये ठीक है? क्या उससे कार्यकर्ता आपके खुश रहेंगे? हमारा उनका पार्टी में स्वागत हुआ है ना, पार्टी में स्वागत हुआ है उनका। इस बात से इन लोगों को इतनी तड़प क्यों है? पार्टी में आई है ना अभी। हाँ, तो इस बात की तड़प क्यों है? तो अंगूर खट्टे हैं भाई आपके, आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहा हो तो रवि सक्सेना जी, अंगूर खट्टे हैं, आप इस बात को लेकर तड़प अंगूर खट्टे, आप संभाल नहीं पाए, आपकी पार्टी के नेता, आप उनकी अगर कोई नाराजगी है, उनको कोई परेशानी है, उनको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो आप टूट टूट कर दूसरे राजनीतिक दलों में जा रहे हैं। वो कहा भारतीय जनता पार्टी की ना कोई नीति है ना नियत है, ये तो आज सत्ता की चाशनी चाटने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। अब ये कुशाभाऊ ठाकरे की और प्यारेलाल खंडेलवाल की पार्टी नहीं बची है, ये तो अब जो है सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिरने वाली पार्टी बन गई है। ये तो कश्मीर में जाके आतंकवादियों के साथ सरकार बना लेते हैं, इनका कोई धर्म ईमान बचा नहीं है, ना इनकी कोई विचारधारा है। आज मुझे बताया ना, शिवराज मंत्रिमंडल में 50% ऐसे लोग मंत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी से ये लेके गए हैं, तो अब आप समझ सकते हैं। और इनके विधायक जो सालों से बेचारे जीत रहे हैं, सालों से अपने काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आज भारतीय जनता पार्टी बना दिया, वो लोग आज जो है वो दरकिनार कर दिए गए हैं।
ठीक है दिव्या गुप्ता जी, दिव्या जी, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना संक्रमण के समय में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, इन सभी चीजों को लेकर के जनता के बीच में पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, बड़ा इशू क्या रहेगा जिसके आधार पर वो इस उपचुनाव को लड़ने जा रहे हैं? हमारा सबसे पहला, सबसे आखिरी एक ही एजेंडा है, जनता का विकास। हमारी सारी विकास यात्रा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा सिर्फ यही है। हम अपने काम के बलबूते पर लोगों के बीच में जाते हैं, हम जमीन के कार्यकर्ता हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि सिर्फ अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति तक हमारी हर योजना का फायदा हो, इस बात को लेकर हम जाते हैं। सबको समावेशी हम रहते हैं, सबके साथ हमारा व्यवहार एक जैसा होता है। इसलिए ये पार्टी जो है वो सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आप कहाँ आतंकवाद, किसको आतंकवाद, आपके शब्दों का नियंत्रण नहीं, आपकी छटपटाहट मुझे दिख रही है। आप किस आतंकवाद से हमारी तुलना कर रहे हैं, जबकि आपके अपने नेता सबसे बड़े जो विश्व के आतंकवादी उनको जी बोल देते हैं। तो इससे आप तो हमसे कम से कम तुलना ना करें, कंपैरिजन भी ना करें। आपकी तो नतमस्तक हो, आप ये कह रहे हैं कि विकास के रास्ते को हम मजबूत करेंगे और विकास के आधार पर ही हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने विकास के जो काम है उनको बताएंगे। आपको लगता है कि जो प्रदेश सरकार की पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है चलाए गए, क्या वो सही मायने में जनता तक पहुंच पाए हैं, या आपके जो कार्यकर्ता हैं वो जनता तक उन बातों को पहुंचाने में कामयाब हो पाए हैं? क्या बिल्कुल कामयाब हो पाए हैं, कामयाब है भी, कामयाब हो भी पाए हैं और है भी और होते भी रहेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता का और सरकार का, संगठन का, सबका एक ही लक्ष्य है कि सब वहां तक काम जाए और वो चाहता है। मतलब सरकार भी उसी तरह से कटिबद्ध है। जब आप मुख्यमंत्री जो होते हैं वो फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं और कहते हैं कि हम जिसने काम नहीं करा उसको बर्खास्तगी का डर होना चाहिए, तो कम से कम इस बात पे तो चिंता की जाती है। ठीक है रवि सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना काम किया और जनता तक पहुंचा भी वो काम, और जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के वो उन कामों को बताने के लिए जनता के बीच में पहुंचे भी हैं और वो सभी चीजें पहुंच पाई हैं जनता तक। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये बाई इलेक्शन। आत्मनिर्भरता का कोई इलाज नहीं है। मैंने तो आप सवाल पूछता हूँ दिव्या जी से, कृपया करके बता दें कि 16.5 साल के शिवराज जी के शासन में इस मध्य प्रदेश में एक काम जिसे आप शान से बोल सकते हैं कि हम आईटी प्रोजेक्ट लेके आया है मध्य प्रदेश के अंदर, हमने एक फैक्ट्री डाली है जिसमें 20-25 हजार बच्चों को काम मिला है, ऐसा कोई हमने काम किया है? वाशिंगटन जैसी आपकी सड़कें जो है पत्तों की तरह बह गई है, ऐसा कोई काम, कोई बांध बनाया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिस पर आप कह सके कि हाँ ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट है? जैसे हम कहते हैं कि हमने भिलाई बनाया, हमने राउरकेला बनाया, हमने BHEL बनाया, हमने ये काम किया, करके बताओ। कोई भाखड़ा नंगल बनाया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिससे इस मध्य प्रदेश की जनता को, यहाँ के युवाओं को कोई रोजगार के रास्ते खुले हो, कोई यहाँ पे बहबूदी हुई हो, कोई विकास हुआ हो। ये तो विनाश पार्टी है। ये कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ नहीं है, सबका विनाश पार्टी है। सबका नाश सबका विनाश, ये ठीक है। किसने किसका विनाश किया और किसने विकास किया ये जनता को तय करना है। खैर बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रवि सक्सेना जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दिव्या गुप्ता बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। लेकिन आने वाले उपचुनाव को लेकर के तैयारियां दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी है, लेकिन जनता किसके ऊपर भरोसा करती है ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।